हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एजे मैथ्स इज इजी पर। चलिए, तो साइंस का हम चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद जो बच्चों ने कहा कि सर 10th चैप्टर जो है फिजिक्स का स्टार्ट कराइए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसको आज स्टार्ट करेंगे और इसका आज पूरा बेसिक समझ लेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, या जितनी भी हमारी एग्जाम्स में डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं उन सभी डेफिनेशंस को आज करेंगे। चलिए जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करें। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को जो है, इस लेक्चर को जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है। आपको एग्जाम में ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स देके जाएगा। बहुत बढ़िया ही चैप्टर है ये वाला, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ कटने की उम्मीद है, ये चैप्टर अगर आएगा तो कंप्लीट ही आएगा। शायद थोड़ा बहुत पोर्शन जो है हो सकता है इसमें से कट जाए, बाकी अगर कटने वाला पोर्शन हुआ तो अपना उसमें से कट सकता है। फिजिक्स का जो 11 चैप्टर है ह्यूमन आई, उसमें से थोड़ा सा पार्ट कट सकता है। इसमें से इतने चांसेस नहीं है। फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट आएगा और थर्ड चैप्टर में से अगर कहीं कटा कुछ पार्ट तो कोरोजन के ऊपर पार्ट कर सकता है, ठीक है। खैर सीबीएसई में कोरोजन जो है वो कट चुका है भाई, तो एचबीएसई में अब तक कह रहे ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि कौन सा सिलेबस कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो अपना चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं लाइट, सबसे पहले लाइट होती क्या है। देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने फ़ोन में देख रहे होंगे, आपके फ़ोन में एक लाइट दिख रही होगी, ठीक है। आप उस लाइट के जरिए ही क्या है मुझे देख पा रहे हैं, या मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर इस तरीके से बना पा रहा हूँ, या इस कमरे में जो लाइट है ये लाइटें लगी हुई हैं। आप अगर मैं इन लाइट्स को ऑफ कर दूँ तो क्या होगा कि आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मेरी वीडियोज़ को नहीं देख पाएंगे। देखिए, तो वही है द एनर्जी फ्रॉम सन एंड लैम्प, एक ऐसी एनर्जी जो हमें सन से मिलती है। जैसे बाहर ऐसा हो जाता है कि रात को चीज़ें दिखाई नहीं देती, रात को अंधेरा हो जाता है, ठीक है। सन एंड लैम्प, जो हमें लैम्प, ये जो हमारे लाइटें लगी हुई हैं, इनसे एक एनर्जी मिलती है दैट अलाउ टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि हमें ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती हैं। अब मैं अगर लाइटें बंद कर दूं तो ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है यही क्या है, हमारे पास लाइट है, अगर इस लाइट की बात करें तो, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि सर ये मैंने क्या लिखा हो, तो आप इसको बिल्कुल एक आसान भाषा में समझिए। देखिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी ट्रेवल कर सकती है, 3 लाख किलोमीटर जो है ट्रैवलिंग लाइट कर सकती है। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। तभी देखा होगा आपने, मान लीजिए आपके जहाँ पर भी पावर हाउस होगा, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर पावर हाउस होगा, और उस पावर हाउस से जैसे ही क्या करते हैं वो लाइट ऑन करते हैं। आपने देखा कि हमारे घर में क्या होगी, लाइट आ गई, मतलब इतनी स्पीड से ट्रैवल करती हुई आपके घर में लाइट आ गई। ऐसा हुआ कि भाई स्विच लगा हुआ है, आपने ऑन किया, ऑन करते क्या हुआ, आपके सामने वाला बल्ब, एलईडी लाइट जो भी है वो जल गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बिल्कुल कितनी स्पीड है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑन किया, ऑन होने के बाद धीरे धीरे से तारों में से लाइट जा रही है, करंट पास हो रहा है, उसके बाद आपकी लाइट जल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखिए इतनी ज़्यादा स्पीड जो है हमारे पास होती है। उसके बाद कभी क्या ये सोचा है कि मान लो आप घर में लाइट जला रहे हैं, लैंप जला रहे हैं, कोई भी चीज़ जला रहे हैं, आपने देखा होगा अभी फिर खैर जिस भी रूम में आप बैठे हैं, इमेजिन करिए कि उसके अब जहाँ पर बैठे हैं बल्ब लगा हुआ है, एलईडी लगी होगी, आपके सारे रूम में जो है रोशनी होगी, सारे रूम में रोशनी होगी। देखो जरा आपने एक बारी एलईडी को और बताओ मुझे कि क्या वो जो पीछे होल्डर है उसके पीछे अंधेरा है, उसके ऊपर अंधेरा है, उसके ऊपर जरूर अंधेरा मिलेगा। अब अंधेरा उसके ऊपर क्यों मिलेगा, उसका रीजन समझो। यहां पर देखो, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, ये है रीजन कि लाइट हमेशा क्या करेगी, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हुई चलेगी, बैक साइड में नहीं जाएगी। इसलिए आपके होल्डर पे हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। आप चाहे जैसे मर्जी, चाहे बल्ब जलाइए, एलईडी जलाइए, आप कोई भी चीज़ जलाइए, जो उसकी बैक साइड वाली जगह होगी ना, वहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक लाइट यहाँ पर जला दीजिए, एक लाइट यहाँ पर जला दीजिए, तब वो होल्डर पे जो है अंधेरा नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ एक लाइट ही एक रूम में जलाते हैं तो उसके होल्डर पर आपको 100% जो है अंधेरा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है बैकवर्ड साइड में नहीं जाएगी, लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में जो है ट्रैवल करेगी। क्लियर बात? तो लाइट की बात समझ में आई कि लाइट है क्या।
उसकी स्पीड समझ में आई हमारे को कि स्पीड क्या है, और क्या करेगी लाइट, हमेशा क्या करेगी, एक स्ट्रेट पाथ में जो है ट्रेवल करेगी। एक बार स्पीड से नोट करेंगे, फिर आगे समझते हैं कि आगे पार्ट क्या है अपना। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद में देखेंगे, अगर पार्ट को देखेंगे, देखिए दो तरीके के अपने को मीडियम दिखाई देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अपने पास, एक तो ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक। सबसे पहला ही पॉइंट जो आएगा ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार आपने टॉर्च जलाई या कोई भी चीज़ जो है लाइट, आप जिसमें से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, आपने कंच ग्लास लिया, ग्लास का टुकड़ा इस तरीके से रखा, आर पार जो है अगर हम देख सकते हैं, मतलब जो रोशनी है, जो लाइट है, अगर आर पार उसके हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनके हम अगर देखना चाहें तो आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये बोर्ड ही है, अगर बोर्ड पे मैं टॉर्च मारता हूं या मैं देखता हूं, क्या मैं ऐसे देख सकता हूं कि बोर्ड के पिछली साइड क्या है, या आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड के पिछली साइड किस कलर का, कैसा कलर है, या फिर आप देख पा रहे हैं कि इस दीवार, ये जो दीवार है, यहाँ पर दीवार है, इसके सामने जो है, इसके उसकी बैक साइड में क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा मीडियम क्या कहलाता है हमारे पास, ओपेक। ऐसा मीडियम क्या कहलाएगा, ओपेक। तो दो डेफिनेशन अपने को तैयार होगी यहां पर लाइट में, कि ऐसे ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्ट अलाउ टू द लाइट पास थ्रू them known as transparent medium। ट्रांसपेरेंट मीडियम एग्जाम्पल लाइक हम कह सकते हैं, लाइक आप ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ग्लास के सामने से जो है लाइट पास हो सकती है, बिल्कुल आसानी से हो सकती है। अगर ओपेक मीडियम की बात करें, देखिए द ऑब्जेक्ट अलाउ टू, यहाँ लिख देंगे, सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, द ऑब्जेक्ट does not allow to the light pass through them known as opaque medium। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल कहें या लाइक कहें, जैसे मर्जी आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर बात कहें वॉल, हम कह सकते हैं वुड, लकड़ी के भी आर पार जो है नहीं देखा जा सकता, तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपेक मीडियम जो है हमारे पास हो जाएगा। और भाई देखो, जितने भी मैंने 2 चैप्टर अपने साइंस के करवा दिए और मैथ का भी अपना सिलेबस चल रहा है, मेरी कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट अगर गाइड या सॉल्यूशन का ना यूज़ करे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना मैं पार्ट समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंप्लीट पार्ट समझा रहा हूँ, चाहे चैप्टर मैंने जितने भी चैप्टर करवाए हैं कंप्लीट पार्ट करवाए हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें कि आपके पास में जो सॉल्यूशंस हैं, वो जो गाइड्स हैं, ठीक है, आप उनको देखें। ज़्यादातर मैंने लगभग पार्ट लिखवाया हुआ है, कुछ पार्ट मैंने समझाया भी जो नहीं लिखवाया, आप उनके लिए प्रेफर कर सकते हैं कि एक आसान लैंग्वेज में जो आपके पास सॉल्यूशन है आप वहाँ से पढ़ सके। बाकी लगभग मैंने पार्ट जो है यहाँ पर करवाया हुआ है, तो कम से कम जो है गाइड का आप यूज़ करें। ठीक है, बाकी कोशिश मेरी रहती है कि मैं कंप्लीट पार्ट जो है लिखवा सकूँ। ट्रांसपेरेंट मीडियम समझ में आ गया। और क्या होगा, ओपेक मीडियम। देखिए ओपेक मीडियम में समझा भी देता, सिर्फ समझाने से भी काम चल जाता। आपको एक गाइड में, देखो गाइडों में सारी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी समझाऊंगा, गाइडों में सारी चीज़ें टोटली मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल हर एक डाटा जो है मिल जाएगा, क्या पता मुझसे बेटर मिल जाए। ठीक है, लेकिन मेरी एक कोशिश जो है कि भाई जितना ज़्यादा मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखवा सकूँ उतना मैं क्या करूँ, लिखवा दूँ यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, और एक क्या हो गया, ओपेक हमारे पास मीडियम हो गया। ओपेक क्या है, जिसके आर पार लाइट नहीं जाएगी, और ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जिसके आर पार लाइट चली जाएगी। अब ऐसा भी होगा, अब देखा हो कि हम देख तो रहे हैं, किसी के आर पार चीज़ देख तो रहे हैं, बट क्या होगा कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। ऐसा हमारे पास क्या लाता है
खैर उसका इस तरह ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसको लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख ले, नाम याद रख लेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, जिसके आर पार जो है मतलब ना तो कंप्लीट दिखाई दे रहा और ना ही ऐसे हो रहा कि वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा, मतलब क्या है कि धुंधला दिखाई दे रहा है अपने को थोड़ा सा, ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम अपने, ये समझ में आ गया, लाइट समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि किसके अंदर से लाइट पास होगी और किसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी। स्पीड भी समझ में आ गई कि स्पीड कितनी है, और ये भी समझ में आया कि लाइट कैसे फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में चलती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में क्या होगी, चलती चली जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि रामू के घर जाके मुड़गी या राधा के घर जाके लाइट जो है मुड़गी, ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारी जो गलियां होती है लाइट ऐसे जा रही है, फिर इस तरीके से गली मुड़ रही है, लाइट इधर मुड़ गई ना भाई। ठीक है, ये काम लाइट का नहीं है, लाइट बिल्कुल क्या होगी, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब उसके बाद में आपने देखा होगा, ये आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, अभी जरा लेक्चर खत्म होने के बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या करें, आपके घर पे मिरर लगा होगा, ठीक है ना, जिसमें भाई बाल बनाते हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं, जिसमें देख के करते होंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्या होगा, अपने पास मिरर लगा होगा। अब मिरर भी कितने तरीके के, एक तो हो गया प्लेन, बिल्कुल प्लेन, मतलब जिसके पीछे पॉलिश नहीं है। पॉलिश ना होने का मतलब भाई टॉर्च डाली उसके और आर पार देखा जा सके, एक तो वो वाला हो गया। ठीक है, अब ये जो घर में मिरर लगा होता है, ऐसा है कि इसके आर पार नहीं देखा जाता, इसमें देखा जाता है। अब इसमें देखा क्यों जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो है ना पॉलिश की होती है, इसके पीछे जो है ये जो मिरर लगा होगा, आप कभी भी देखेंगे आपको थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की क्या दिखेगी, पॉलिश दिखेगी, या फिर आपको सिल्वर कलर की, हम जो पॉलिश होती है, ये जो पॉलिश हमारे पास होती है, ये क्या होती है हमारे पास, सिल्वर या एल्यूमिनियम, ये ऐसे जो अपने मेटल हैं, इनकी पॉलिश जो है इन सिल्वर पर करी होती है, और इन पॉलिश के कारण भी क्या हो जाते हैं। अब देखो, सिल्वर पॉलिश वाला लोगे मिरर तो महंगा आएगा, एल्यूमिनियम वाला ले लोगे सस्ता आएगा। एक और होता है थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, थोड़ा सा जहरीला होता है, अगर कैडमियम की बात करें। ठीक है, कैडमियम की भी होती है, वो थोड़ी ब्राउनिश कलर में जो होती है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, इसलिए थोड़ा सा उस पर बैन भी है। तो ये सिल्वर और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो हमारे पास इस तरीके से हमारे मिरर में देखने को मिलेगी। अब क्या है कि यहाँ पर रामू खड़ा है, रामू क्या कर रहा है, बाल बना रहा है अपने बढ़िया बढ़िया देख देख के। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी इस तरीके से अपने को ये रामू दिखाई देगा, इधर भी। ठीक है ना, इधर ऐसे आराम से जब मिरर में देख के बनाएगा। या फिर हम कहीं चंपा बाल बना रही है, मेकअप कर रही है, तो इसमें देख के करेगी। अब ऐसा है कि ये रामू तो बैठा है ऐसे, रामू मिरर में हमें टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टेढ़ा ना होने का कारण क्या है, देखो, अगर रामू टेढ़ा बैठा होगा तो टेढ़ा दिखाई देगा, और रामू अगर सीधा बैठा होगा तो क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अब ये चंपा ना यहाँ होगी खड़ी, ये लीजिए चंपा, अच्छी सी चंपा बना दी। अब चंपा के हाथ में टॉर्च, चंपा के हाथ में टॉर्च है, और वो टॉर्च को ना देखो इस तरीके से मैं एक यहाँ से, एक तो इस तरीके से फॉलो करवा रहा हूँ टॉर्च को, और एक इस तरीके से फॉलो करा रहा हूँ टॉर्च को। ठीक है, टॉर्च मैंने दो तरीके से डाल दी। एक तो बिल्कुल चंपा आई और चंपा ने बिल्कुल ऐसे जो है क्या कर दिया, मिरर पे टॉर्च मार दी। अब टॉर्च जैसे ही उस पर मारेगी ना, अब आप देखना चलिए उस चंपा की आंखों में आके टॉर्च लग रही होगी। वो एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे, ठीक है। ये मैं सिखा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, करके देख लो भाई, खुद करके देख लो, पता लग जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। जैसे ही उस पर मारेगी क्या हो गया, बिल्कुल क्या होगा, आंखों में आके टॉर्च लगेगी। अब उसके बाद इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि चंपा ने टॉर्च मारी इधर, चंपा ने टॉर्च मारी इधर, करके देखना कि साइड में खड़े हो जाना और ऐसे। अब देखना कि जो आपके उधर बैक साइड में जो दीवार होगी, जो बैक साइड में दीवार होगी, ठीक है, इधर मान लीजिए इधर वॉल होगी। अब इस पे ना ऐसे आके आपको टॉर्च जो है इधर टॉर्च जो है डलती हुई दिखाई देगी। ये क्या है भाई, क्या मैटर है ये कि टॉर्च वापस आ रही है? यही है हमारा रिफ्लेक्शन, यही है हमारा रिफ्लेक्शन। इसको बोल सकते हैं हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, जब हमारे पास क्या हुआ कि एक लाइट जो है एक शाइनी सरफेस पे गिरी
और शाइनी सरफेस पे आने के बाद हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक, मतलब दोबारा जो है हमारे पास रिटर्न होके आ गई उसी सेम एंगल से, जिस एंगल पे गिरी थी उसी सेम एंगल से वापस आ गई, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही हमारे पास क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन की, व्हेन, ये हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when light strike on a shiny surface, on a shiny surface is known as reflection of light। कि दोबारा क्या हो जाना, bouncing back of light when light या when it strike on a shiny surface। ठीक है, जब शाइनी सरफेस से टकराएगी, इसके बाद लिख सकते हैं नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अब इसके नियम क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आते हैं, जरा इसको भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कि उसी सेम एंगल से क्यों वापस हमारे पास आ रही है। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, और ये पार्ट आ रहा होगा भाई समझ में। ओहो, लाइट की दिक्कत। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है समझ में आ गया होगा। अब क्या कर देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं, ये लगा दिया मिरर, और भाई पॉलिश होनी इस पर जरूरी है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो वो लाइट जो है ट्रैवल करते हुए बाहर निकल जाएगी, ट्रैवल करते हुए बाहर निकल जाएगी, तो वहां पर जो है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का नहीं होगा। अब कई बार ना कुछ लिखा, मैंने एक दो बार देखा है कि यहाँ पर लिखा हो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन शाइनी, यहाँ पर लिखा हो स्ट्राइक ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराती है तो वापस आ जाती है, तो भाई ऑब्जेक्ट ना लिखे, वहां पर लिखे शाइनी सरफेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी हो सकता है। अब कुछ भी मान लो पत्थर है, लकड़ी है, ऑब्जेक्ट ही तो है, ठीक है, तो उन पे टकराने के बाद थोड़ी ना वापस आएगी, तो किसी शाइनी सरफेस पे टकराएगी, उसके बाद वापस आएगी, वही चीज क्या कहलाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। इसको मैं अब कर रहा हूं। अब इसके लॉज पढ़ लेते हैं कि लॉ हमारे पास शाइनी इसके क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। देखो, मान लीजिए वो चंपा यहां खड़ी थी और इसने इस तरीके से क्या कर दिया, इस तरीके से टॉर्च को मारा। अब ये जिस तरीके से, जिस एंगल से करेगी उसी तरीके से क्या हो जाएगी, ये वापस आ जाएगी। ये मिरर था कोई mn, ये मिरर था कोई mn मिरर था। अब यहां पे ये जो पॉइंट था इसको ले लेंगे A और इसको ले लेंगे हम B और इसको पॉइंट को नाम दे देंगे हम O। यहां से क्या हुई, लाइट मिरर पर गई, मिरर पर गिरी, और मिरर पर जैसे गिरी उसी तरीके से उसी एंगल पर चली गई। अब हमारे पास दो रेज ऑफ लाइट होगी। अब जो हमारे पास डाल रहे हैं, जो हम मिरर पर डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो हमारे पास टकराकर वापस आ रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या करते हैं, यहां से एंगल निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल जो है ड्रॉ करते हैं। कि नॉर्मल जो है हमेशा क्या करेगा, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। अगर यहां पर इस इधर 90 और इधर 90, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ना दो एंगल क्रिएट हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये, मतलब इसको मैं ले देता हूं एक और इसको लिख देता हूं मैं दो। दो एंगल हमारे पास क्रिएट हो गए। अब पहला एंगल कौन सा है, पहला किस रे से बना है, पहला बना है इंसिडेंट रे से, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे से बन रहा है। अब ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। जिस एंगल से, ध्यान रखेंगे पहला लॉ जो है हमारा रिफ्लेक्शन का यही कहता है कि जिस एंगल से हम लाइट डाल रहे हैं उसी एंगल से लाइट का वापस आ जाना, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि अगर बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल आसान है। पहला जो है हमारे पास कहलाता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहला जो एंगल हो गया, पहला जो लो हो गया हमारे पास ये है कि दोनों एंगल आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा कहलाता है, अब जरा ध्यान से देखा हो, देखो पहली कौन सी रे है, इंसिडेंट, दूसरी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, और तीसरी कौन सी है भाई, ये वाली रे कौन सी है, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल रे। ठीक है, अब तीनों ही कहां मिल रही है, तीनों ही मिल रही है इस वाले पॉइंट पर, तीनों मिल रही है एक ही पॉइंट पर मिल रही है, एक ही प्लेन पर मिल रही है, तो हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर lie on same plane, lie on same plane or lie on, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ नीचे मुझे डाउट था कहीं नीचे का थोड़ा कटना गया पार्ट, रिफ्लेक्टेड REFLECTED, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। जो तीनों की तीनों रे हैं हमारे पास कहाँ करेंगी, एक ही प्लेन में क्या करेंगी, लाई ऑन सेम प्लेन, एंड लिख सकते हैं लाई ऑन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, यहाँ लिख सकते हैं एंड सेम पॉइंट, और एक ही पॉइंट पर जो है मीट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि यहाँ तक जो है पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, तो फिर अपना चलेंगे स्फेरिकल मिरर पर कि स्फेरिकल मिरर में आगे इस चैप्टर को हमें आगे किस तरीके से एक्सटेंड करना है। एक बार टाइम देख लेते हैं भाई, चलिए टाइम तो है अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो भाई। ठीक है, जो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं स्कूल में और भी हैं, उनको भी थोड़ा समझाओ कि भाई जब एग्ज़ाम होंगे तो दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, कि अभी पढ़ लो, अभी पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट है। अभी तो कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस तो अपना चैप्टर नंबर 30 तो चल रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर बात करें अपने मिरर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने अभी ये मिरर पढ़ लिया। ठीक है, तो अब बात आई अपनी स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, यहां से मेन अब जो है चैप्टर अपना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया, देखो रिफ्लेक्शन से, जहां पर भी रिफ्लेक्शन की बात आ गई, रिफ्लेक्शन से ही अपना मेन चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया। अब मेनली हमने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला ही क्वेश्चन जनरेट ये होगा, देखो एक ट्रांसपेरेंट और ओपेक का क्वेश्चन जनरेट हो गया, और दूसरा मेन क्वेश्चन हो गया जनरेट कि डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताइए, रिफ्लेक्शन भी हो गया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर जो है 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, 3 हम कह सकते हैं इसमें टाइप होते हैं। एक तो प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो है कन्वेक्स। रिफ्रैक्शन की बात अभी नहीं करेंगे, अभी रिफ्रैक्शन का कोई पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब तक कनकेव कन्वेक्स का पूरा मैटर जो है हम सोल्व नहीं कर देते, जब तक रिफ्रैक्शन का पार्ट नहीं आएगा। 2 पार्ट हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक, और भाई जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें। 100% जो है सिलेबस करवा के ही दम लूंगा और आपके नंबर दिलवा दूंगा बढ़िया। ठीक है, तो प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स अगर बढ़िया पढ़ेंगे तो प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स। खैर प्लेन की तो बात हमने करनी नहीं, प्लेन से तो हमने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कर लिया। ठीक, अब बात करनी है अपने को पहला कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। ठीक है, अगर बात करें एक स्फेरिकल स्फेयर बना लें, जिस तरीके से आपने देखा होगा, आपने टमाटर स्फेयर होता है ना। ठीक है, कुछ बच्चे कड़े को समझ लेते हैं। देखो कड़ा सर्कल है, जो कड़ा है अपना वो है सर्कल, और जो टमाटर हो गया, बॉल होगी, ठीक है, ये जो है अपने ये है स्फेयर। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, एक स्फेयर बना लिया। अब जरा कनकेव को समझना, फिर इस पार्ट के जरिए समझाऊंगा। मैं यहाँ पे 2 मिरर बना रहा हूं, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, 2 मिरर बना दिए।
अब कनकेव को किस तरीके से समझ रहे हैं, देखो कनकेव में यहाँ पर दोनों तरफ पॉलिश जो है ना यही रहेगी, पॉलिश, ये पॉलिश कर दी इसके ऊपर, और इधर भी पॉलिश कर देते हैं इसकी, भाई इधर हो गई, ठीक है। अभी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अदरवाइज चम्मच ले आता और चम्मच से जो है क्लियर आपको कर देता। तो दो हमने क्या कर लिए, दो हमने मिरर बना लिए। अब ये वाला मिरर कहलाया अपना कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर। और ये वाला मिरर है अपना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कनकेव और ये वाला कन्वेक्स। अब इनकी डेफिनेशन किस तरीके से तैयार होगी कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। अब देखिए, अब अगर हम इस पार्ट को इस तरीके से रब कर दें, अगर इस पार्ट को इस तरीके से रब कर दें तो कौन सा मिरर देखने को मिला, ये वाला कौन सा मिरर जो है अपने को देखने को मिला, ये वाला मिला कनकेव। अगर हम इधर इसकी पॉलिश जो है कर दें तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसा मिरर जो है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका सेंटर की तरफ हो, ये क्योंकि देखो यहाँ से ऐसे टकरा के ये ऐसे आएगा, चलिए उस बारे में भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। हम कह सकते हैं, अगर मैं सिंपल एक कनकेव की डेफिनेशन समझाऊं, दैट मिरर कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की ओर धसा हुआ हो। देखो अंदर की ओर जो है धसा हुआ है, यहाँ पर अगर इस पॉइंट से बात कर लें तो अंदर की ओर धसा हुआ है, जो अंदर की ओर धसा हुआ मिरर होगा वो कहलाएगा अपना कनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा ऐसा मिरर कहलाएगा अपने पास कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी इनकी डेफिनेशन आराम से लिख लेंगे, दैट मिरर आर कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ धसा हुआ हो, कर्व्ड इनवर्ड हो, वो कैसा कहलाएगा कनकेव, और ये वाला कन्वेक्स। या फिर हम याद कर सकते हैं, देखो इस वाले मिरर में ना, इस वाले मिरर में थोड़ी सी गुफा सी बनी हुई है, देखो गुफा बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि कनकेव मिरर कौन सा है, जो इस तरीके से बना हुआ है, और कॉन्वेक्स बच गया तो कौन सा बच गया अपने पास, कॉन्वेक्स। इनकी शेडिंग का ध्यान रखना कि शेडिंग जो है इधर रहेगी। अब कनकेव मिरर को एक और नाम हम लेते हैं कनकेव मिरर का, और क्या नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। अब इसको कन्वर्जिंग मिरर का क्यों बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, देखो ये क्या कर दे, अगर हम कहें लाइट को सिकोड़ के एक ही पॉइंट पर ले आए, लाइट को सिकोड़ कर एक ही पॉइंट पर ले आए, उसका मतलब है कि कन्वर्ज कर देना, सभी को एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देना। और डाइवर्ज का मतलब है फैला देना। ये तो क्या कर देता है, लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। और कन्वर्ज, ये जो कनकेव मिरर है, ये जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी ये क्या करेगा, बिल्कुल एक प्रिंसिपल फोकस पर सभी लाइट को क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। इसको यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से अपने पास डेफिनेशन निकलेगी, पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, फोकस की डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सारी की सारी डेफिनेशन जो है यहाँ से अपने पास निकलेगी। चलिए इन डेफिनेशन को अब डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कनकेव और कन्वेक्स मिरर की क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं। चलिए 2 मिनट और हैं तो कनकेव ही हो पाएगा, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर ए spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. It also यहाँ पर लिख सकते हैं इनवर्ड, नोन एज
या कह सकते हैं कॉल्ड कॉनकेव मिरर, कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इट ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पर इसका डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से जो है डायग्राम जो है बना लेंगे, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर की बता रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर में क्या करना है, कर्व हुज रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पर जो है इनवर्ड की जगह लिख देना, सिर्फ क्या लिख देना, इनवर्ड की जगह, इन की जगह लिख देना आउट, आउटवर्ड कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इट ऑल्सो नोन एज, यहाँ कन्वर्जिंग की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ कन्वर्जिंग की हो जाएगा डाइवर्जिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटवर्ड, यहाँ हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो वर्ड अगर हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ कनकेव की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ कनकेव की जगह हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। और डायग्राम, डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कनकेव और कन्वेक्स को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे सभी डेफिनेशंस को, डेफिनेशंस, और साथ में समझेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव से किस तरीके से हम इमेजेस बना सकते हैं और इनके न्यूमेरिकल किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व किए जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। थोड़ी सी मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप कर लीजिए, बस दोनों का काम चल जाएगा। चलिए हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।